हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 10 है वेक्टर अलजेब्रा, उसका जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन, अभी डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? एल एम एन। ओके, सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर यानी एल एम एन। ओके, वेक्टर के जो एल एम एन है मतलब डायरेक्शन कोसाइन है, इक्वली इंक्लाइंड यानी इक्वल एंगल बनाते हैं टू द ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, यानी मान लो कि ओ यहाँ पर बीच में होगा और इस तरीके से इक्वल एंगल बनाते हैं, राइट। यानी आप समझो कि अल्फ़ा बीटा एंड गैमा तीनों इक्वल होंगे और वो कितना है 1/√3 1/√3 1/√3। ये हमें शो करना है कि जो एंगल बनेगा सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन यानी जो डायरेक्शन कोसाइन है वो इक्वली एंगल बनाते हैं ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड, और वो कितना बनाते हैं 1/√3 1/√3 1/√3। तो बहुत ही नॉर्मल समय, ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे लिखा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा। अल्फा यानी वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, बीटा यानी वाई एक्सिस के साथ, और गैमा यानी जेड एक्सिस के साथ। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस गैमा। हमने पढ़ा था एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गैमा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये तीनों इक्वल है तो एल एम एन भी इक्वल होंगे, एल एम एन। और एल एम एन का एक रिलेशन है जो आपको याद रखना है, राइट, कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या किया है, एल को तो एल ही रखा है लेकिन एम की जगह पर भी एल ले लिया, एन की जगह पर भी एल ले लिया, क्योंकि एल किसके बराबर है? एम और एन, यानी एम का वैल्यू भी एल और एन का वैल्यू भी एल। तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कितना हो जाएगा? 3 एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये 3 डिवाइड में जाएगा, स्क्वायर निकलेगा, रूट लगेगा और प्लस और माइनस लगेगा। यहाँ पर हम माइनस को छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि हमें एंगल यहाँ पर पॉजिटिव बताना है। तो ध्यान से देखो, एल की वैल्यू क्या हो गई? 1/√3। अब आपने देखा कि एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन है, अगर एल 1/√3 है तो एम भी 1/√3 होगा और एन भी 1/√3 होगा। और यही हमें शो करना था कि जो डायरेक्शन कोसाइन है वेक्टर का वो इंक्लाइंड एंगल बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप जैसे मैंने m इज इक्वल टू एल लिया है, n इज इक्वल टू एल लिया है, आप वैसे भी एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर भी कर सकते हो। तो l का वैल्यू कितना आ गया? 1/√3। अब यहाँ पर है कि l इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन, तो सब कुछ कितना हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना है। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। लेट ए वेक्टर i प्लस 4j प्लस 2k, बी वेक्टर भी आपको दिया हुआ है एंड सी वेक्टर भी दिया हुआ है। फाइंड अ वेक्टर d, यानी आपको क्या फाइंड करना है? d वेक्टर फाइंड करना है विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ, यानी आपको एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो a और b दोनों पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो। और एक और आपको यहाँ पर दिया हुआ है सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 15। तो ध्यान से देखो, हमें डी वेक्टर फाइंड करना है जो ए और बी पर परपेंडिकुलर है। हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर अगर होते हैं कि ए वेक्टर अगर बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा तो इसका मतलब क्या होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, राइट। परपेंडिकुलर यानी डॉट प्रोडक्ट लेना है आपको। ओके, तो यहाँ पर हमने ए बी सी लिख दिया और डी हमें फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर, तो डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए वेक्टर और डी वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा? 0, और बी वेक्टर और डी वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा? 0, क्योंकि जब भी परपेंडिकुलर होता है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। अब हमें डी वेक्टर फाइंड करना है, तो हमने डी वेक्टर को एज्यूम कर लिया है कि xi प्लस yj प्लस zk, यानी डी वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें x, y और z का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। और एक चीज़ भी गिवन है आपको, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 15। तो ध्यान से देखो, ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हम ले सकते हैं ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 0, बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल टू 15। तो इन तीनों के ऊपर से हम इक्वेशन बनाएंगे। आपको डॉट प्रोडक्ट याद होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते थे? कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई। तो ए वेक्टर एंड डी वेक्टर, तो देख लो, ए वेक्टर ये रहा, डी वेक्टर ये रहा। आई के कोएफिशिएंट 1 × x,
तो x, 4 इंटू वाई तो प्लस 4y, 2 इंटू जेड तो 2z और इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ओके, तो बी वेक्टर ये रहा, देखो 3 इंटू एक्स तो 3x, -2 इंटू वाई -2y, 7 इंटू जेड 7z इज इक्वल टू 0। फिर ये भी दिया हुआ है सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर, तो ध्यान से देखो 2 इंटू एक्स तो 2x, -1 इंटू वाई तो -y, 4 इंटू जेड तो 4z और इज इक्वल टू 15। अब आपके पास 3 इक्वेशन है, तो तीनों इक्वेशन में हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड मैंने लिया, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ले लिया, हम y को इक्वल करेंगे। तो ध्यान से देखो, इस 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4y हो जाएगा। मेथड ऑफ एलिमिनेशन आपको बिल्कुल परफेक्ट याद है। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये कैंसल, x प्लस 6x 7x और ये 16z इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 4 हो गया। अब 2 और 3 के बीच में मेथड ऑफ एलिमिनेशन, 2 और 3, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया। हम y को इक्वल करेंगे, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 1y है, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहला इक्वेशन एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4x, 2 इंटू वाई 2y, 2 4 ज़ा 8z एंड 15 2 ज़ा 30। साइन चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस प्लस माइनस माइनस ये कैंसल, -4x प्लस 3x -x, -8 प्लस 7 -z इज इक्वल टू -30। यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो माइनस माइनस कैंसल, x प्लस z इज इक्वल टू 30। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 के बीच में मेथड ऑफ एलिमिनेशन, देखो यहाँ पर 7x है और यहाँ पर x है, इसलिए मैंने इक्वेशन 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये पहला इक्वेशन एज इट इज़, फिर 7 इंटू एक्स 7x, 7 इंटू जेड 7z और 37 जा 210। तो यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा हमें, तो ये कैंसल, 16z माइनस 7z तो 9z और ये -210, ये 9 डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पर फैक्टर हमने कर लिए 73 जा और 3 के फैक्टर 3 3 जा, 3 3 कैंसल, तो -70/3। तो z का वैल्यू क्या मिल गया आपको, -70/3। ये z का वैल्यू हम इक्वेशन 4 में रख देते हैं, जो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। ओके, तो सब्सटीट्यूट इक्वेशन 4, 7x z की जगह पर -73 तो ध्यान से देखो 7x प्लस माइनस माइनस 16 अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ये पूरा माइनस वाला टर्म उस तरफ प्लस हो गया, ये 7 नीचे ले लिया, तो 7 10 जा तो 160/3, तो x का वैल्यू मिल गया। अब देखो आपके पास x का वैल्यू आ गया, z का वैल्यू आ गया, इनको हम कहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारा ये था, x का वैल्यू रख दिया 4y, 2 z का वैल्यू 160/3 4y प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 70 140/3 इज इक्वल टू 0। 3 3 LCM 160 माइनस 140 तो 20 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। प्लस 4y, अच्छा इसको प्लस को उस तरफ ले लिया तो माइनस हो गया, ये 4 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में गया, 4 5 जा तो -5/3, यानी हमें x z और y तीनों मिल लिया। तो हमने डी वेक्टर एज्यूम किया था, x की वैल्यू 160/3, y की वैल्यू -5/3, z की वैल्यू -70/3। अब चाहो तो नीचे से 3 कॉमन निकाल सकते हो, तो 1/3 160i -5j -70k। तो ये हमारा डी वेक्टर हो गया, विच इज़ परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। थैंक यू।